नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं मेवाड़ के इतिहास का दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की अमर गाथा। यह एक ऐसी गाथा है दोस्तों जो राजपूतों के बलिदान को याद दिला देती है, राजपूतों के त्याग को याद दिला देती है, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं सीखा, अपनी आन बान शान के कारण झुकना नहीं सीखा, अपनी गर्दन को कटवाना जरूर मंजूर समझा, लेकिन खिलजी के आगे या मुसलमानों के आगे, मुगलों के आगे झुकना इनको मंजूर नहीं था। ऐसे मेवाड़ की वीर गाथा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ऐसी शतरानी की गाथा आप लोगों के सामने लाया हूँ जो कि अपने आप में एक अमर कहानी है। रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की अमर गाथा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम यही लिखा है कि रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की अमर गाथा। ये अपने आप में आप लोगों के रीट के एग्जाम में तथा राजस्थान पुलिस के एग्जाम में दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये टॉपिक निभाता है। तो इसको मैं जहां तक हो सकेगा आप लोगों को गाथा के रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा तथा वीडियो को पूरा देखिएगा। काट काट के देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये खेल नहीं है मित्रों, ये कंपटीशन का एग्जाम है। बहुत से बालक इसको खेल समझते हैं। कोई मैं फिल्म नहीं दिखा रहा हूँ जो कि गाना आ गया तो हमने उसको काट दिया और आगे देखने चले गए। यह आप लोगों के जीवन की गाथा है और इसी को यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आगे जाके आप लोग अपने पूरे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं और इत्तेफाक से इसी में से कोई प्रश्न आ जाता है तो आप लोगों की गाड़ी उस समय अटक जाएगी मित्रों। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा है कि यदि मेरे वीडियो को आप लोग ढंग से देखेंगे तो आप लोगों को दोबारा एक किताब खोल के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों। तथा साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप लोग शेयर भी कर दीजिए। आप शेयर करेंगे तो आप लोगों के जितने भी भाई हैं उन सबके पास ये टॉपिक पहुंचेगा और उनको भी फायदा होगा। तथा इसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएंगे, तो जितने भी मैं वीडियो आने वाले समय में अपलोड करूंगा वह सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करेगा दोस्तों, जिससे आप लोगों का ही फायदा है, नुकसान नहीं है। और जब फायदा होता है तो फायदे के लिए तो अपना फर्ज बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलो मित्रों, इसके साथ मैं प्रारंभ करता हूं रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की अमर गाथा। अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक छोटा सा ये नक्शा या डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की अमर गाथा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। राणा रतन सिंह जो कि मेवाड़ के राणा थे, अर्थात चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर राणा रतन सिंह सन 1301 ईस्वी में बैठते हैं। इनके पिता का नाम राणा समर सिंह था। पिता की मृत्यु के पश्चात जब राणा रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो राणा रतन सिंह के बारे में कहा जाता है मित्रों कि राणा रतन सिंह जो थे वह गुहिलों की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। याद रखिएगा, गुहिलों की रावल जो शाखा थी, दो शाखा हुई है गुहिल साम्राज्य की, एक तो रावल शाखा और दूसरी सिसोदिया शाखा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। राणा हमीर से सिसोदिया शाखा का आरंभ होता है और राणा रतन सिंह से रावल शाखा का अंत हो जाता है। तो यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, तो राणा रतन सिंह, तथा सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक कौन थे, तो राणा हमीर। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? तो सिंपल सी बात है, गुहिलों में रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जैसे ही मित्रों गद्दी के ऊपर बैठते हैं, मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठते हैं, तो इनका जो कार्यकाल है वह आरंभ से ही समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। जब ये राणा रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठते हैं, उस समय चित्तौड़ इनका गढ़ रहा था। तो चित्तौड़ की गद्दी पर जैसे ही राणा रतन सिंह बैठते हैं तो इनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली की गद्दी पर एक आक्रांता बैठा करता था, अर्थात दिल्ली गद्दी पर एक बादशाह बैठा करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी मित्रों। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी था मित्रों, यह बहुत ही ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था कि जहां तक हो सके अपने साम्राज्य की जड़ों को फैलाते चले जाओ और रुकने का नाम मत लो। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, यह अपने आप में बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य को फैलाने में विश्वास करता था। और उस समय जो चित्तौड़ था वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि चित्तौड़ जो
एक ऐसा राज्य था उस समय इनको राज्य ही कहा करते थे या स्टेट ही कहा करते थे। तो चित्तौड़ जो मेवाड़ स्टेट थी, तो उस समय एक ऐसा राज्य था जो कि मालवा से गुजरात तथा दिल्ली जाने वाले मार्ग के मध्य में पड़ा करता था। मालवा, गुजरात, दिल्ली जाने वाले मार्ग के मध्य में पड़ा करता था। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा अपने आप में सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि जितने भी खिलजी के जितने भी सिपाही थे, यदि उनको गुजरात जाना होता था तो सीधा जो रास्ता है वह मेवाड़ होके जाता था, और मेवाड़ होके जाता तो राजपूत सेनाओं से उनको मुकाबला करना पड़ता था। तो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस चित्तौड़ के दुर्ग पर ही कब्जा कर लिया जाए, और चित्तौड़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया जाए। जब चित्तौड़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता सुगम हो जाएगा। इस बात को सोचकर अलाउद्दीन जो खिलजी है 28 फरवरी कब सॉरी 28 जनवरी सन 1303, इस बात को याद रखिएगा मित्रों, 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना होता है। क्लियर होगी बात। ये जो जानकारी है कि 28 जनवरी सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना होता है, तो ये खजाइनुल फुतुह एक पुस्तक है जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, खजाइनुल फुतुह एक पुस्तक है जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक के अनुसार यह विवरण मिलता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी था वह 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी को दिल्ली से रवाना हुआ था। कहाँ के लिए? चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। क्लियर हो गई बात। कहा जाता है कि जब चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए वह रवाना होता है तो रास्ते में काफी छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ आता है। तो जैसे ही और छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ आता है, तो जैसे ही वह चित्तौड़ के आसपास पहुंचता है तो हमें वहां पे एक कुंभलगढ़ शिलालेख भी देखने को मिलता है मित्रों। उस कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि सिसोदा सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए। अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए सिसोदिया जो सामंत होते हैं, सिसोदा के जो सामंत हैं लक्ष्मण सिंह, अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो जाते हैं। इन्हीं लक्ष्मण सिंह का पोता होता है मित्रों राणा हम्मीर। इस बात को याद रखिएगा, इन्हीं लक्ष्मण सिंह का एक पोता होता है राणा हम्मीर। यही सिसोदिया वंश की नींव रखता है। तो सीधा प्रश्न आता है कि जो रतन सिंह के पश्चात जो सिसोदिया वंश की जो नींव रखी गई थी चित्तौड़ में, वह किसके द्वारा रखी गई? तो राणा हम्मीर के द्वारा रखी गई थी मित्रों। और जो राणा हम्मीर थे वह किसके पोते थे? वह लक्ष्मण सिंह के पोते बताए जाते हैं। सिसोदा के जो सामंत थे लक्ष्मण सिंह, उनके पोते बताए जाते हैं। और लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गए थे। क्लियर होगी बात। अब यदि अपन आगे चलते हैं तो अलाउद्दीन जो खिलजी है वह चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है और लगभग 6 महीने तक उसको घेरे रहता है। 6 महीने के पश्चात जब रतन सिंह को लगता है कि अब जीतने की जो थोड़ी बहुत संभावना थी वह बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो अब अपने को किले के दरवाजे खोल देने चाहिए और खोल के उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाना चाहिए और अपने अपने केसरिया पहन लेना चाहिए। तो इस बात का डिस्कस होता है। तो राणा जो रतन सिंह होते हैं मित्रों, राणा रतन सिंह और गोरा बादल, ये क्या करते हैं? केसरिया रूप धारण करते हैं। राणा रतन सिंह और गोरा बादल जो है वह केसरिया रूप धारण करते हैं और केसरिया रूप धारण कर अलाउद्दीन की सेना के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह कूद जाते हैं। जब भूखे भेड़िए की तरह उनके ऊपर कूदते हैं और युद्ध लड़ते हैं, तो युद्ध के दौरान राणा रतन सिंह और गोरा जो बादल हैं, जो कि चाचा भतीजे बताए गए हैं, चाचा भतीजे थे रानी पद्मनी के। क्लियर होगी बात। ये युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात केसरिया हो जाते हैं। क्लियर होगी बात। तथा उधर केसरिया जैसे ही राणा रतन सिंह और गोरा बादल केसरिया होते हैं, तो जो रानी पद्मनी होती है मित्रों, अपनी 1600 दासियों के साथ वह जौहर कर लेती है। क्लियर हो गई बात। 1600 दासियों के साथ जौहर कर लेती है। आज भी चित्तौड़ में जौहर कुंड बना हुआ है मित्रों। क्लियर हो गई बात। और चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके बारे में मैं जानकारी, मेरे पर्सनली जो मैंने टॉपिक बनाया है दुर्गों से संबंधित, उस दुर्गों से संबंधित टॉपिक में चित्तौड़ के दुर्ग की सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। मेरे पिछले वीडियोस में आप लोग सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में मैंने काफी अच्छी डिटेल से समझाने का प्रयास किया है कि कितना बड़ा चित्तौड़ का दुर्ग है, कितने किलोमीटर में फैला है, इसमें क्या क्या चीजें स्थित हैं, यह कितने नंबर का लिविंग फोर्ट है, आदि प्रकार की बातें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी है मित्रों।
और इस प्रकार से क्या होता है कि केसरिया कर लेते हैं और रानी जो पद्मिनी होती है वह क्या करती है, जौहर कर लेती है। यह चित्तौड़ के दुर्ग का प्रथम शाखा बताया गया मित्रों। कौन सा शाखा बताया गया है, प्रथम शाखा बताया गया। तथा राजस्थान का कौन सा शाखा बताया गया, ये दूसरा शाखा बताया गया है। चित्तौड़ के दुर्ग का तो प्रथम शाखा था तथा राजस्थान का दूसरा शाखा था। तथा आकार की दृष्टि से, यदि आकार की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा, अर्थात आकार की दृष्टि से यह कौन सा शाखा था, यह प्रथम शाखा था। इस बात को याद रखिएगा कि यह जो शाखा था चित्तौड़ के दुर्ग का, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य में जो युद्ध हुआ था, तो जो शाखा था यह प्रथम था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। राजस्थान का यह दूसरा शाखा था, क्योंकि प्रथम शाखा राजस्थान का रणथंबोर का है। तथा आकार या क्षेत्रफल या सबसे बड़ा आकार में देखें तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा शाखा भी चित्तौड़गढ़ का ही शाखा था, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में जो युद्ध हुआ था। क्लियर होगी बात मित्रों। अब यदि अपन आगे चलते हैं तो 26 अगस्त सन 1303, 26 अगस्त सन 1303 को रणथंबोर का जो दुर्ग था मित्रों वह अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाता है। क्लियर होगी बात। 26 अगस्त सन 1303 को रणथंबोर का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाता है। तथा अलाउद्दीन जो खिलजी है अपने पुत्र खिज्र खां को यह दुर्ग सौंप देता है और सौंप कर स्वयं कहां चले जाता है, पुनः दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। इसके साथ ही यह चित्तौड़ के दुर्ग का नाम खिजराबाद कर देता है मित्रों। क्या कर देता है, खिजराबाद इस दुर्ग का वह नाम रख देता है। क्लियर होगी बात। आगे जाके यदि अपन देखते हैं मित्रों तो सन 1316 में 22 दिसंबर सन 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। 22 दिसंबर सन 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां को लगती है मित्रों, तो खिज्र खां क्या करता है कि खिज्र खां दिल्ली की तरफ रवाना होता है। तथा इसके साथ ही जो कानड़दे थे, जो कि जालौर के शासक थे, तो उनके भाई मालदेव सोनगरा को वह चित्तौड़ की गद्दी को संभलवा देते हैं। तथा स्वयं जो होते हैं वह दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों। इस प्रकार से ये चित्तौड़ के दुर्ग का पहला शाखा समाप्त होता है, जो कि राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में लड़ा गया था। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब यदि अपन देखें तो एक और तथ्य या एक और कथा जो है, जो कि चित्तौड़ के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह दोनों के मध्य युद्ध के कारण को बताती है। यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पद्मावत। इस बात को याद रखिएगा मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई पद्मावत, जो कि सन 1540 में लिखी गई थी। इस बात को याद आप लोग रखिएगा, क्योंकि जो ये पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, यह पुस्तक 1540 में लिखी गई, लेकिन रानी पद्मिनी और रतन सिंह की जो गाथा या कार्यकाल है वह 1301 से 1303 के मध्य में। तो काफी डिफरेंस है, सदियों का डिफरेंस है। 1540 लगभग 200 साल का, एक लगभग 200 साल का डिफरेंस आ जाता है। 1300 के बाद 1400 और 1500, लगभग 200 साल का डिफरेंस आता है। तो लगभग 240-45 साल के पश्चात मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पद्मावत कथा लिखी जाती है। और उस कथा में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह अलग ही गाथा प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। वह गाथा भी आप लोगों को बता दूंगा। काफी इतिहासकारों ने उस गाथा को मित्रों रिजेक्ट बताया है, गलत बताया है, क्योंकि वह कहते हैं कि जो रानी पद्मिनी है वह तो 1301 से 1303 के कार्यकाल में चित्तौड़ की रानी थी, लेकिन जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत पुस्तक लिखी गई रानी पद्मावती के ऊपर, वह 1540 में लिखी गई। तो इसमें काफी ज्यादा झूठ बताया गया है कि यह मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को इस गाथा को भी सुना दूं। यदि अपन इस गाथा को देखते हैं, पद्मावत को देखते हैं, तो पद्मावत के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मित्रों यह कहने का प्रयास करते हैं कि वर्षों पहले एक सिंहली द्वीप नामक एक जगह हुआ करती थी। तो सिंहली द्वीप जो कि वर्तमान में श्रीलंका है, याद रखिएगा, वर्तमान में क्या है, श्रीलंका है। तो सिंहली द्वीप नामक एक जगह हुआ करती थी, एक द्वीप था सिंहली द्वीप। यहाँ पर गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज किया करता था मित्रों। क्या नाम था, गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज किया करता था, जिसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। क्लियर हो गई बात। जिसकी एक सुंदर पुत्री बताई गई है जिसका नाम होता है पद्मावती। वह इतनी खूबसूरत बताई जाती है कि जब वह पान
का बीड़ा मुंह के अंदर रखती थी और पान खाया करती थी, और पान के रस को जब वह अपने अंदर गले से उतारती थी तो गले में से उस रस का उतरता हुआ रस दिखा करता था। इतनी ज्यादा गोरी और इतनी ज्यादा खूबसूरत बताई जाती है रानी पद्मावती। क्लियर हो गई बात। पद्मावती के पास एक तोता हुआ करता था मित्रों। उस तोते की जो प्रजाति बताई जाती है वह हीरामन तोता प्रजाति बताई जाती है, जो कि झालावाड़ के जंगलों में पाया जाता है। तो हीरामन जो तोता होता है जो कि इंसान की हूबहू बोली बोल लेता है। क्लियर हो गई बात। तो रानी जो राजकुमारी उस समय राजकुमारी होती हैं पद्मावती, तो पद्मावती जब राजकुमारी होती हैं तो उनके पास एक तोता होता है हीरामन तोता, जो कि एक इंसान की हूबहू बोली बोलता है। तो जो राजकुमारी पद्मावती होती है शाम पड़े उस तोते के साथ खेलती होती है। क्लियर है। तोते के साथ खेलती होती है तो अचानक वह तोता उड़ जाता है मित्रों। जब वह तोता उड़ता है तो वह उड़ के रवाना हो जाता है और झालावाड़ के आसपास के जंगलों में आकर बैठ जाता है, किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। संध्या हो चुकी होती है। तब संध्या जब होती है तो वह तो आदमी की बोली बोलता है बाकायदा, और उस समय इत्तेफाक से वहां से एक शिकारी निकलता होता है मित्रों। एक शिकारी निकलता होता है, वह शिकारी निकलता होता है और तोता पेड़ के ऊपर बैठा बैठा पद्मनी 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 का राग गाता होता है। तो शिकारी सोचता है कि जिस पेड़ के ऊपर संध्या हुई हुई है और इस पेड़ के ऊपर कोई जानवर ने किसी मनुष्य को अटका के फंसा दिया है या मनुष्य को लेके चला गया है, मैं देखूं कौन है, क्या माजरा है। तो वो शिकारी ऊपर झांक के देखता है पेड़ की तरफ, तो उसे एक तोता नजर आता है मित्रों, और वह तोता आदमी की हूबहू बोली बोलता है पद्मनी पद्मनी पद्मनी। तो तुरंत उस शिकारी का दिमाग चलता है और वह शिकारी क्या करता है मित्रों कि तुरंत अपना जाल बिछाता है और जाल फेंकता है पेड़ के ऊपर, उस तोते को पकड़ लेता है। जब तोते को पकड़ता है तो पहले तो वह सोचता है कि तोते को काट दूं, तोते को मार के और इसको सेक के खा जाता हूं। लेकिन फिर वापस से वह दिमाग लगाता है कि यदि मैं इस तोते को मार देता हूं और मार के इसको खा लेता हूं तो ये मेरी सिर्फ एक टाइम की भूख ही मिटा सकता है। लेकिन ये जो तोता है ये अपने आप में बहुत ज्यादा अजूबा है और ये मनुष्य की हूबहू बोली बोलता है। यदि मैं इसको चित्तौड़ के राणा के पास सामने पेश करता हूं तो चित्तौड़ के राणा से मुझे काफी मात्रा में अशर्फियां मिलेंगी, काफी मात्रा में मुझे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे मेरा पूरा जीवन ही निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। यह सोच के वह राणा रतन सिंह के सामने जाता है और राणा रतन सिंह से कहता है कि राणा ये जो मैं तोता लाया हूँ ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत जबरदस्त है, एक दुर्लभ तोता है। तो राणा रतन सिंह पूछते हैं कि ऐसा क्या खास बात है। तो वह कहते हैं कि यह ऐसा तोता है जो कि मनुष्य की हूबहू बोली बोल लेता है। तो राणा रतन सिंह भी बहुत ज्यादा अचंभित होते हैं इस बात को सुनकर कि किस प्रकार से यह तोता मनुष्य की हूबहू बोली बोल लेता है। तो तोते के सामने पेश किया जाता है कि बोलो तोते, तुम मनुष्य की हूबहू बोली बोलते हो। तो तोता जैसे ही बोलना चालू होता है तो उसके मुंह से पद्मनी पद्मनी निकलता है। जैसे ही मुंह से पद्मनी पद्मनी निकलता है तो राणा रतन सिंह बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते हैं कि ये तो मनुष्य की हूबहू बोली बोल रहा है, और तुरंत उस शिकारी को काफी मात्रा में धन दौलत दे देते हैं और उस तोते को अपने पास रख लेते हैं। जब तोते को अपने पास रखते हैं तो तोते से धीरे धीरे बातचीत होने लगती है और तोता रानी पद्मनी के बारे में सारी बखान करने लगता है। तो तोता कहता है कि सिंहली द्वीप समूह में एक राजकुमारी रहा करती है, वह इतनी खूबसूरत है कि जब वह पान खाया करती है तो पान का जो बीड़े का जो रस होता है वह उसके गले में से उतरता हुआ नजर आता है। जैसे ही राणा जी यह बात सुनते हैं तो राणा जी की खोपड़ी काम करना बंद कर देती है और राणा जी सोचते हैं कि मैं देखने जरूर जाऊंगा कि इस प्रकार की भी कोई राजकुमारी है, इस प्रकार की भी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई कोई रचना है जो इतनी खूबसूरत हो सकती है कि पान खाए तो पान का रस गले में से उतरता हुआ नजर आए। और राणा रतन सिंह तुरंत जोगी का वेश धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं कहां पर, सिंहली द्वीप समूह अर्थात श्रीलंका पहुंच जाते हैं। जब वह श्रीलंका पहुंचते हैं तो रानी पद्मनी जो राजकुमारी पद्मनी होती है उनका जो पद्मनी का वहां पे महल बना होता है सिंहली द्वीप में, तो वहां पर वह उनके झरोकों में झांकने का प्रयास करते हैं और ड्रेस होती है भगवा साधु की ड्रेस होती है और झरोके में इधर उधर झांकने का प्रयास करते हैं कि गलती से कोई झलक दिख जाए मुझे। रानी पद्मिनी की गाना भी था झलक दिखला जा। तो इस प्रकार से एक झलक दिख जाए और मैं देखूं कि हाँ वास्तव में इस प्रकार की भी कोई रचना है ईश्वर के द्वारा बनाई हुई। तो वह देखने की कोशिश करते हैं तो राजकुमारी पद्मिनी तो नजर नहीं आती है, लेकिन वहां के राजा गंधर्व सेन की जो नजर है वह
राणा रतन सिंह के ऊपर पड़ जाती है और वह देखते हैं कि यार ये साधु है और ये राजकुमारी के महल की तरफ खिड़की में बार बार झांकने का प्रयास कर रहा है, ये साधु है कौन, तुरंत इसको पकड़ के लेके आओ। तो राजा के सिपाही जाते हैं और राणा रतन सिंह को पकड़ के लेके आते हैं और पकड़ के लाकर और दरबार में पेश करते हैं। तो जैसे ही दरबार में राणा रतन सिंह आते हैं तो राणा रतन सिंह से कहते हैं कि आप कौन हो। तो राणा रतन सिंह कहते हैं कि मैं साधु हूँ। तो वहाँ के सिंहली द्वीप समूह के जो गंधर्व सेन राजा होते हैं वह कहते हैं कि आपकी भाषा से, आपकी चाल ढाल से और आपके चेहरे के ओजस से, ओजस का मतलब आपके चेहरे के तेज से तो ऐसा नहीं लगता कि आप एक साधु हैं, मुझे तो आप कहीं के राजा लगते हैं। तो तुरंत राणा रतन सिंह कहते हैं कि राजा आपने सही पहचाना, मैं मेवाड़ का राणा रतन सिंह हूँ। तो आप मेवाड़ के राणा रतन सिंह हैं, तो आप यहाँ पर आने का आप अपना कारण बताइए। तो जैसे ही वह कारण बताते हैं कि मैंने सुना था कि यहाँ पे आपकी बच्ची है या आपकी पुत्री है जो कि इतनी खूबसूरत है कि पान खाती है तो गले में से पान का रस उतरता है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। तो तुरंत जो गंधर्व सेन होते हैं वह उनका दिमाग दौड़ाते हैं, वह सोचते हैं कि जब यह राणा, वो मेवाड़ का राणा, और उस समय मेवाड़ की जो रियासत थी काफी बुलंदी पर छुई हुई थी, काफी प्रतिष्ठित रियासत थी, तो मेवाड़ का राणा मेरी पुत्री के बारे में सुन के ही साधु का भेष पहनकर ये ठेठ सिंहली द्वीप समूह तक आ गया। यदि मैं इसके संग इसका विवाह कर देता हूँ तो ये मेरी पुत्री का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा और कितना मोहब्बत करेगा या कितनी प्यार करेगा मेरी पुत्री से। तो तुरंत जो सिंहली द्वीप समूह के जो गंधर्व सेन राजा होते हैं वह तुरंत कहते हैं कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ राणा जी। तो राणा जी बोलते हैं बताइए कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। तो राणा रतन सिंह तो पहले से ही मन में सोच के आए थे कि एक बार देख लेता हूँ, राजी से नहीं तो जोरी से। गंधर्व सेन यदि राजी से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आक्रमण करूंगा और आक्रमण करके उठा के लेके चला जाऊंगा रानी पद्मनी को। तो तुरंत जैसे ही गंधर्व सेन राणा रतन सिंह को कहते हैं कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे, तो राणा रतन सिंह जो होते हैं तुरंत कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को शहर से तैयार हूँ। तो इस प्रकार से राणा रतन सिंह राजकुमारी पद्मनी को गंधर्व सेन से या सिंहली द्वीप समूह से ब्याह कर लेके आते हैं और आकर मेवाड़ में आ जाते हैं। कहा जाता है कि जब वह ब्याह के लाते हैं तो उससे पहले ही राणा रतन सिंह पहले से शादीशुदा थे, उनके पहले से ही एक पत्नी मौजूद थी तथा इसके साथ साथ रानी जो पद्मनी थी जितनी तन से खूबसूरत थी उतनी वह मन से भी खूबसूरत थी। आप लोगों ने पुरानी कहावत भी सुनी होगी, जैसी जिसकी सूरत होती वैसी उसकी सीरत होती है, अर्थात ईश्वर किसी को खूबसूरत बनाता है तो उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत बनाता है। क्लियर होगी बात। तो रानी पद्मनी जैसे ही चित्तौड़ आती है, आते ही चित्तौड़ में भंडारे खोल देती है, दान दक्षिणा देना आरंभ कर देती है, गरीबों को खाना खिलाती है, कपड़े गरीबों को बांटती है। तो इस प्रकार से वह दान पुण्य करना आरंभ कर देती है। तो चित्तौड़ रियासत में ही एक तांत्रिक बोल दो या एक पुजारी बोल दो, इस प्रकार का एक साधु रहा करता था जिसका नाम था राघव चेतन। क्लियर होगी बात। एक तांत्रिक रहा करता था राघव चेतन। तो राघव चेतन को पता लगता है कि चित्तौड़ में जो नई रानी आई है वह काफी दान दक्षिणा कर रही है, तो क्यों ना अपन भी चले खाद्य सामग्री लेने के लिए। तो जैसे ही वह खाद्य सामग्री लेने के लिए चित्तौड़ पहुंचता है और चित्तौड़ से रानी पद्मनी से वह खाद्य सामग्री लेता है, तो जैसे ही लेता है तो अचानक रानी पद्मनी का जो घूंघट होता है हवा के कारण थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। जैसे ही ऊंचा होता है तो राघव चेतन जो तांत्रिक होता है वह रानी पद्मनी को देखता है और देख के भौचंकित हो जाता है। तो जैसे ही जो राघव चेतन होता है रानी पद्मनी को देखता है तो वह इतनी खूबसूरत होती है, तो उनको देखते ही राघव चेतन का जो तांत्रिक राघव चेतन होता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह तुरंत सोचता है कि जो ये रानी है, जो राणा रतन सिंह की पत्नी है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए और मेरी पत्नी होनी चाहिए, राणा रतन सिंह की पत्नी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही यह सोचता है और सोचकर घर जाता है और तंत्र विद्या करना आरंभ कर देता है। तंत्र विद्या करना आरंभ करता है और जैसे ही तंत्र विद्या करना आरंभ करता है तो इस बात की खबर राणा रतन सिंह को लग जाती है और राणा रतन सिंह तुरंत राघव चेतन को अपने दरबार में पेश करता है और उनको सारी खरी खोटी सुनाता है कि तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में तुम छेद कर रहे हो। इस बात को जब राघव चेतन सुनता है और भरे दरबार में उसकी बेइज्जती होती है तो तुरंत उसमें दिमाग में एक षड्यंत्र रच लेता है और राणा रतन सिंह से बदला लेने की सोच लेता है। राणा रतन सिंह से बदला लेने की जैसे ही सोचता है तो वह कहता है
और इस बदले को लेने के लिए तुरंत जो राघव चेतन होता है वह रवाना हो जाता है दिल्ली की तरफ। और दिल्ली की गद्दी पर एक आक्रांता बैठा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश होता है। अलाउद्दीन खिलजी से अस्सलाम वालेकुम कहता है कि अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। जैसे ही वह कहता है कि अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत, कैसे आना हुआ यहाँ पे, तो तुरंत अलाउद्दीन खिलजी से वह राघव चेतन कहता है कि और क्या हाल चाल है बादशाह सलामत, आपका क्या हो रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है मेरी मौज हो रही है, मेरे काफ़ी सारी बेगमें हैं, मेरे हरम में काफ़ी दासियां हैं, मैं उनके संग मौज कर रहा हूँ। तो तुरंत राघव चेतन कहता है कि इनमें किसी में मौज नहीं है, मौज तो चित्तौड़गढ़ में बैठी है रानी पद्मनी। रानी पद्मनी इतनी खूबसूरत है कि जब वह पान खाया करती है तो पान का बीड़े का जो रस होता है वह गले में से उतरा करता है। इतनी खूबसूरत है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई इतनी खूबसूरत रचना है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी इस बात को सुनता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुरंत फरमान निकाल देता है। और फरमान राणा रतन सिंह के पास पहुंचता है और फरमान में लिखा होता है कि है मेवाड़ के राणा रतन सिंह, तेरी जो पत्नी है पद्मनी उसको तू मेरे हरम में भेज दे। जब इस बात को राणा रतन सिंह सुनता है तो मेवाड़ी आन बान शान टकरा जाती है और तुरंत वह कहता है कि चाहे गर्दन कट जाएगी लेकिन इस प्रकार का काम कभी नहीं होगा, कह दो जाके अलाउद्दीन खिलजी से ये राणा रतन सिंह है, मेवाड़ का राणा है। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी सुनता है तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। जब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है तो काफी समय तक मेवाड़ को घेरे रहता है लेकिन मेवाड़ को जीत नहीं पाता है दोस्तों। तो तुरंत दिमाग से काम लेता है। और दिमाग से क्या काम लेता है, दिमाग से यह काम लेता है कि संदेश वाहक के द्वारा संदेश पहुंचाता है राणा रतन सिंह के पास। और क्या कहता है कि राणा रतन सिंह से कहता है कि है राणा रतन सिंह, मुझे रानी पद्मनी नहीं चाहिए, मुझे तो रानी पद्मनी की एक झलक ही दिखा दे और मैं वापस चला जाऊंगा। ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सल्तनत बादशाह का एक वादा है। जैसे ही यह बात राणा रतन सिंह के पास पहुंचती है तो राणा रतन सिंह राजी हो जाता है इस बात के लिए। और यही सबसे बड़ी भूल थी राणा रतन सिंह की, यही सबसे बड़ी भूल थी मित्रों राणा रतन सिंह की। राणा रतन सिंह राजी हो जाता है इस बात के लिए और तुरंत राजी होता है और अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ी आन बान शान के आधार पर अपने महल के अंदर प्रवेश करवाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करवाता है। उस समय गोरा और बादल जो चाचा भतीजे थे रानी पद्मनी के, वह मना करते हैं कि यह मेवाड़ के राणा, ये अलाउद्दीन खिलजी है, यह विश्वास के पात्र नहीं है और ये राजपूती आन बान शान के खिलाफ है कि आप मेवाड़ की रानी को एक फिरंगी या एक विदेशी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको दिखा रहे हो, ये तो एक लुटेरा है। तो राणा रतन सिंह कहते हैं कि मैं मेरी हजारों की संख्या में जो जनता है उनको मरते हुए नहीं देख सकता, यदि वह देखकर वापस चला जाएगा तो मेरी जो जनता है वह बच जाएगी और युद्ध टल जाएगा। इस बात से मेवाड़ का राणा कहता है। तो इस बात को सुनकर जो गोरा और बादल होते हैं वह नाराज हो जाते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और उधर राणा रतन सिंह रानी पद्मनी को दिखाने के लिए अपने रतन महल में बिठाता है, रतन महल में बिठाता है। एक बात बता देता हूं दोस्तों कि रानी पद्मनी के लिए राणा रतन सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया था जिसे जल महल कह सकते हैं अपन। तो रानी पद्मनी का जो महल था वह एक पानी के कुंड के मध्य में बना हुआ था। तो पानी के कुंड में बना हुआ था जिसके चारों तरफ पानी था और मध्य के अंदर महल था जहां पर रानी पद्मनी रहा करती थी। और उसके सामने रतन सिंह ने अपना महल बनाया था और उस झरोके में बैठकर वह रानी को निहारा करता था। उसी झरोके में उसने अलाउद्दीन खिलजी को बिठाया था, लेकिन जो मुंह की दिशा थी वह विपरीत दिशा थी। क्या दिशा थी? विपरीत दिशा थी। और विपरीत दिशा किस प्रकार थी कि एक कांच लगा दिया था और कांच के अंदर देखने को कहा था कि तुम देखो। और रानी पद्मनी जैसे ही महल से बाहर निकलेगी तो रानी पद्मनी का जो अक्ष है वह पानी के ऊपर पड़ेगा और पानी से तुम रानी पद्मनी को इस शीशे के माध्यम से देख लेना, इस कांच के माध्यम से देख लेना। तो इस प्रकार से वह देखने की सपना बिठाता है। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पीट करके बैठ जाता है, कांच की तरफ देखता रहता है, कांच की तरफ देखता रहता है। और रानी पद्मनी महल से निकलती है और उसका जो अक्ष होता है वह पानी के ऊपर पड़ता है और पानी से किरणें सीधी उस कांच के ऊपर जाती हैं और कांच से वह
अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को देखता है। जैसे ही वह देखता है उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह सोचता है कि गजब, इतना खूबसूरत रचना ईश्वर के द्वारा रची गई है, इसको तो मैं ही लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके दिमाग में षड्यंत्र आरंभ हो जाता है। उस समय तो वह कुछ नहीं कहता है, उस समय तो दोस्तों वह कुछ नहीं कहता है। वह शांति से आराम से देखकर रवाना होता है। और राणा रतन सिंह मेवाड़ी आन बान शान के कारण चित्तौड़ के दुर्ग का जो गेट है वहां तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो रास्ते भर अलाउद्दीन खिलजी मन में षड्यंत्र करता हुआ आता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को अंतिम गेट तक वह रतन सिंह छोड़ने आते हैं तो गले मिलने के बहाने अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह से गले मिलता है और गले मिलके तुरंत बाहर की तरफ धक्का दे देता है। और बाहर अलाउद्दीन खिलजी की खिलजिया सेना खड़ी होती है और वह राणा रतन सिंह को पकड़ लेती है और राणा रतन सिंह को पकड़कर दिल्ली लेकर चली जाती है। कितना बड़ा धोखा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, राणा रतन सिंह के विश्वास में विश्वासघात कर दिया, अर्थात पीठ में छुरा घुसेड़ दिया और वहां दिल्ली ले जाता है और दिल्ली से फरमान भिजवाता है रानी पद्मिनी के पास और भिजवाता है कि रानी पद्मिनी, तुम तुरंत दिल्ली आ जाओ, राणा रतन सिंह मेरे कब्जे में है। यदि तुम दिल्ली नहीं आओगी तो मैं राणा रतन सिंह को कत्लेआम कर दूंगा। यह बात जैसे ही पद्मिनी सुनती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराती है और घबरा के तुरंत वह बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती है, अकेली पड़ती है और सोचती है अब मैं क्या करूं। उस समय रानी पद्मिनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है क्योंकि चाचा भतीजे जो गोरा बादल हैं वह नाराज होकर जंगल चले गए थे और राणा रतन सिंह जो है वह अलाउद्दीन खिलजी की कैद में बैठे हुए थे। अब वह क्या करे, लेकिन रानी सतानी थी, वह डरती नहीं है, तुरंत घोड़े के ऊपर बैठती है और निकल जाती है जंगल की तरफ और जंगल की तरफ पहुंचती है और जंगल में चाचा भतीजे गोरा और बादल की तलाश करती है। गोरा और बादल की तलाश करती है। घूमते ढूंढते 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 वह पहुंच जाती है गोरा और बादल के पास। गोरा बादल तो बैठे होते हैं कहाँ पर, एक पेड़ की ठंडी छांव में, और गोरा जो होते हैं वह क्या करते होते हैं, खाना बनाते होते हैं। गोरा और बादल, क्लियर हो गई बात मित्रों। तो गोरा बादल तो पिता थे और गोरा उनके बेटे थे और जो बादल थे वह रानी पद्मिनी के चाचा थे। तो चाचा भतीजे हो गए। तुरंत अपने चाचा से कहती है, काका सा खम्मा घड़ी आज मेवाड़ी आन बचावल है, अर्थात आज मेवाड़ की तुम आन बचा लो। आज मेवाड़ की जो रानी है वह खिलजी के पास जा रही है, थारे होते हुए मेवाड़ री रानी खिलजी के पास जारी है। मेवाड़ रो जो राणो है वो खिलजी पकड़ लेर चलो गयो, अर्थात पकड़ लेर परोग्यो तो उन्हें बचा ले। तो तुरंत जैसे ही यह बात गोरा और बादल सुनते हैं तो उनका खून खोल जाता है और रानी पद्मिनी और कहती है कि राजपूतारी तलवार ने कद जंग लाग्यो, राजपूतारो खून कद पानी हो गयो। आज थारी बेटी खिलजी रे पास सागे जारी है, खिलजी रे पास से जारी है, तू बचा ले। तो जैसे ये बात गोरा बादल सुनते हैं तुरंत वह तैयार हो जाते हैं और बादल कहता है कि चाल बेटी तू चाल, मैं थारे सागे चालू हूँ, देखूं कतरो दम है खिलजी री सेना में और खिलजी में आ गर्दन कट जावेली, लेकिन थारी आन बान शान के मैं कभी भी कलंक कोनी लगवा दूलो। ये बात जैसे ही वह सुनते हैं तुरंत तैयार हो जाते हैं और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अर्थात पूरी की पूरी व्यू रचना तैयार की जाती है। तुरंत गोरा भागा भागा जाता है और एक लोहार को लेकर आता है क्योंकि लोहार से बेड़िया कटवानी थी राणा रतन सिंह की, क्योंकि राणा रतन सिंह को जेल में पकड़ रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, राणा रतन सिंह को जेल में पकड़ रखा था। तुरंत वापस गोरा और बादल दोनों चाचा भतीजे कहाँ पहुंचते हैं, चित्तौड़ के दुर्ग में आते हैं और 1600 पालकियां तैयार करवाते हैं और जिसमें 1600 राजपूत वीर बिठा दिए जाते हैं। और ड्रेस कौन सी होती है, औरतों की ड्रेस होती है, दासियों की ड्रेस में बिठा दिए जाते हैं और पालकी में बैठकर रानी पद्मिनी कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली दरबार पहुंच जाती है। जब दिल्ली दरबार पहुंचती है तो दिल्ली दरबार पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी से कहती है, ले अलाउद्दीन खिलजी मैं आ गई। बाकायदा पर्दा लगा रहता है और फरमान पहुंचाती है, स्वयं नहीं जाती है, अपने दूत को भेजती है कि अलाउद्दीन खिलजी मैं आ गई। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश होता है लेकिन एक शर्त रखती है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी कहती है कि आज की रात मैं राणा रतन सिंह के साथ बिताना चाहती हूँ, आज के बाद मैं तेरे साथ रहूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम,
आई एम एग्री, इस प्रकार से वह बोलता है, हालांकि हिंदी में बोला होगा, तो इस प्रकार से कहता है। तो यही रचना होती है गोरा और बादल की। जैसे ही आज की रात को जो राणा रतन सिंह के साथ बिताने की बात अलाउद्दीन खिलजी मान लेता है, तो रानी जो पद्मनी होती है राणा रतन सिंह के पास जाती है, तहखाने में बंद होते हैं राणा रतन सिंह, अपनी 1600 राजपूत वीरों के साथ पहुंचती है जो कि महिलाओं की ड्रेस में होते हैं। ताला खोला जाता है, और ताला खोला जाता है और गोरा बादल पैर पड़ते हैं। जैसे ही पैर पड़ते हैं राणा रतन सिंह के आंखों में से आंसू गिर जाते हैं और बादल को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। तो राणा रतन सिंह को बादल कहते हैं कि कंवर सार, मैं थासू नाराज कोनी। कंवर साहब ही थे क्योंकि रानी पद्मनी के चाचा थे। तो कंवर साहब, मैं थासू नाराज कोनी, थाने बचाबा के लिए आयो हूँ। देख लुहार भी ले आयो हूँ, और लुहार से बेड़ियां काट दी जाती हैं। और कहते हैं, राणा रतन सिंह कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से कैसे लेके जाओगे इन महिलाओं की फौज से। तो कहा, ये महिलाएं कोनी, ये था का वीर बहादुर सिपाही है, देखो याने। तो जैसे ही राणा रतन सिंह गौर से देखते हैं तो वो तो 1600 राजपूत वीर होते हैं। रात को ही पालकी में बिठाकर राणा रतन सिंह को रवाना कर दिया जाता है, और रवाना कर दिया जाता है और रवाना हो जाते हैं राणा रतन सिंह रानी पद्मनी के साथ। इस बात की खबर किसको लगती है? अलाउद्दीन खिलजी को लग जाती है कि रानी तो चुपचाप राणा रतन सिंह को आजाद करके लेके जा रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी तुरंत अपनी सेना को आदेश देता है कि जाओ और राणा रतन सिंह और पद्मनी को वापस पकड़ के लेके आओ। जैसी इस बात की खबर गोरा और बादल को लगती है, तो बादल अपने बेटे गोरा को कहता है कि बेटा, मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं रुकूंगा, और तू मेवाड़ के राणा और मेवाड़ की महारानी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग सुरक्षित पहुंचाएगा। चाहे तेरी गर्दन कट जाए, चाहे तेरे हाथ और पैर भी कट जाए, लेकिन तू मरना नहीं जब तक मेवाड़ के राणा और रानी चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश ना कर जाएं। तो गोरा कहता है कि पिताश्री, ये एक पुत्र का वादा है, चाहे गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, लेकिन राजपूत का जो वचन है वह नहीं टूटेगा। और अंतिम विदाई अपने पिता बादल को गोरा भीगी आंखों से दे देता है, क्योंकि गोरा को पता होता है कि आज के बाद मैं अपने पिता को कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बादल खिलजी की सेना को रोकने के लिए वहीं खड़े हो जाते हैं, एक पहाड़ की भांति खड़े हो जाते हैं, और पहाड़ की भांति खड़े होते हैं, और खिलजी की सेना से घमासान युद्ध होता है। बादल की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, लेकिन गर्दन कटने के बावजूद भी इस मेवाड़ी वीर का हौसला कमजोर नहीं होता है। कटी गर्दन से ही युद्ध लड़ते रहते हैं, और कटी गर्दन से ही अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना को धराशायी कर देते हैं। गचा गच काटते चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, और सबकी गर्दनें उड़ा देते हैं। और उधर गोरा सुरक्षित मेवाड़ी राणा और रानी पद्मनी को चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा देता है। मित्रों, कितनी वीर गाथा है कि सर से गर्दन, धड़ से गर्दन अलग हो गई, लेकिन झुकने नहीं दिया मेवाड़ी आन बान शान को। और फिर अलाउद्दीन खिलजी अंत में चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है, और क्या होता है, राणा रतन सिंह केसरिया कर लेते हैं, और रानी पद्मनी जो है वह जौहर कर लेती है। मित्रों, देखो कितनी वीर गाथा है हमारे राजस्थान की, हमारे मेवाड़ की, कि मेवाड़ में ऐसी वीर गाथा हुए, मेवाड़ में ऐसे राणा हुए जिन्होंने अपनी गर्दन को कटवा दिया, लेकिन मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं समझा। ऐसा है हमारा राजस्थान, इसलिए तो राजस्थान वीरों की धरती कहलाती है, राजस्थान के रणबांकुरे। मेरे द्वारा आप लोगों को रतन सिंह और राणा रतन सिंह और रानी पद्मनी की जो गाथा बताई है, जो गाथा मैंने सुनाई है, जो जानकारी आपको दी है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तथा साथ में बेल आइकन का घंटे का बटन भी दबाएंगे, तो जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा। क्योंकि आने वाले समय में मैं मेवाड़ के और महत्वपूर्ण राणाओं को पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मेरी गारंटी है कि यदि एक बार आप तरीके से मेरे को सुन लेंगे
तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। क्लास में भी मेरा यही चैलेंज होता है और डंके की चोट पे 1000 से 500 बच्चे एक साथ बैठा करते हैं। अब तो लॉकडाउन के बाद देखेंगे क्या परिस्थिति होती है, लेकिन लॉकडाउन से पहले 1000 से 500 बच्चे बैठा करते थे और उनको सबको मैं इस प्रकार से गाथा सुनाया करता था। बच्चों को ना तो किताब में देखने की जरूरत पड़ती थी और ना ही कॉपी के अंदर उतारने की जरूरत पड़ती थी, मुख जवानी याद हो जाया करती थी। इसके साथ ही मित्रों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और बहुत ही जल्द लौटता हूं आप लोगों की सेवा में। नमस्कार दोस्तों।